बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के डिस्कशंस के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन से सीखेंगे कि अलग अलग स्फीयर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फीयर के बाहर, स्फीयर की सरफेस पे, स्फीयर के अंदर, वो कैसे अपन निकाल सकते हैं और ये रिजल्ट्स हमारे बहुत काम के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए और इस पे जेई मेंस, एडवांस, नीट लेवल सभी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से समझना। अपन फील्ड निकालना भी सीखेंगे एज वेल एज ग्राफ्स बनाना भी सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स किस किस कैटेगरी के होते हैं ये अपन को समझना है। तो जैसे कि हमें पता है कि मटेरियल जो है वो दो प्रकार का होता है, या तो वो कंडक्टिंग होता है या तो वो नॉन कंडक्टिंग होता है, राइट। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स में मेजर डिफरेंस होता है कि चार्ज जो है वो मूव कर सकता है कंडक्टर के ऊपर, या वेयर एज जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, चार्ज जहां पे आप दे देते हो वहीं पे वो रह जाता है, राइट। तो अगर आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में और जानना है तो मेरा ये चार्ज वाला वीडियो डेफिनेटली से आप देखना, फिर इस वीडियो को आगे देखना। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ स्फीयर्स हम पढ़ेंगे वो दो मटेरियल से बने हो सकते हैं, एक होता है कंडक्टिंग स्फीयर, एक होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर की यार जो स्फीयर है वो हो सकता है पूरा पूरा सॉलिड हो, अंदर मटेरियल भरा हो सकता है हॉलो हो, शेल बोलते हैं उस चीज को, तो हॉलो स्फीयर या शेल बोलते हैं। तो इन स्फीयर्स के अंदर भी दो और कैटेगरीज है, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर को शेल भी बोलते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब अपन को ये समझना है कि जो स्फीयर्स है ओवरऑल इन चार प्रकारों के हो सकते हैं। बोलने का सेंस है कंडक्टिंग में हॉलो भी हो सकता है, कंडक्टिंग में सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। इसी तरीके से नॉन कंडक्टिंग में हॉलो हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग में भी सॉलिड स्फीयर हो सकता है। तो ओवरऑल इन चार प्रकार के स्फीयर्स होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपन बेसिकली दो रिजल्ट्स निकालने वाले हैं। जो पहला रिजल्ट है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों के लिए कॉमन चलता है, और जो अगला रिजल्ट है वो इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। मतलब ये हमारा एक स्पेशल टाइप का केस बन जाएगा। तो एक एक करके इन केसेस को अपन डिस्कस करते हैं और बात करेंगे कि क्या कॉमन है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करने वाली ये है कि ये जो तीन जो मैं बोल रहा हूं इनमें सेम फंडा यूज होगा, वो क्यों होगा पहले ये समझते हैं। अगर आपके पास सोचो एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, क्या ऐसा भी कंडक्टिंग स्फीयर अगर है, तो अपन ने देखा है कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप चार्ज डालते हो, जो चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, तो चार्ज सारा का सारा भाग के सरफेस पे चले जाता है जहां पे वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होता है। अगर आप सोचो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज रखे जो कंडक्टर है, राइट, तो अंदर रखोगे तो चार्जेस पास पास है, वेरएज वो भाग के जब सरफेस पे चले आएंगे तब उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो सरफेस पे होते हैं। तो अपन को समझना है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में, चाहे वो खोखला हो, हॉलो या वो सॉलिड हो, उस दोनों ही केसेस में जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज भाग के उस स्फीयर की या उस बॉडी की सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, राइट। ये चीज समझनी है। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर माने एक प्लास्टिक का बॉल आप समझ लो, अंदर से खोखला है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर अगर अपन सोचते हैं तो इसमें सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे, अंदर तो खोखला है बॉल। तो आप ये सोचो ना, जो तीनों केस है, इन तीनों केसेस में जो चार्ज है वो सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, सरफेस पे रह रहा है। तो तीनों ही केस में एक प्रकार से अपन हॉलो स्फीयर टाइप सोच सकते हैं। अगर सिर्फ चार्जेस को देखो, आप इमेजिन करो एक स्फीयर है, उसके बाहर बाहर पूरे सरफेस पे चार्ज भरा है, और इमेजिन करना अब आपने उस स्फीयर को गायब कर दिया, तो आपको सिर्फ चार्ज चार्ज दिखेगी पूरी बाउंड्री में, पूरी सरफेस पे बाहर बाहर। स्फीयर का मटेरियल अपन ने जादू से गायब कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि गॉस लॉ हमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब रखता है मेनली, राइट। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है। तो ये तीनों केसेस ही एक प्रकार के केस हैं जिसमें जो चार्ज है वो स्फीयर के सरफेस पे। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में हम देखेंगे जो चार्ज है वो पूरी तरह उस स्फीयर के अंदर भी भरा है, मतलब अंदर से लेके बाहर तक यूनिफॉर्मली चार्ज भरा हुआ है। तो वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो अंदर कुछ ना कुछ आएगी, जबकि इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। वो अपन देखते हैं कैसे। सो एक एक करके अपन केसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन कंडक्टिंग में सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, या नॉन कंडक्टिंग में हॉलो स्फीयर हो, उन तीनों के लिए केस बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है अंदर, बाहर और सरफेस पे स्फीयर। तो इस केस में जो चार्ज है वो सरफेस पे पूरा का पूरा जैसे मैंने यहाँ बना रखा है। अब 3D में है तो इसके लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी कोई भी चीज को आप 3D में मतलब है, अगर मान लो एक बॉल है तो उसको आप सामने से देखोगे तो ऐसा गोल सा ही दिखेगा, उसकी बाउंड्री आपको दिखेगी वो सर्कुलर से दिखेगा। तो अपन पेपर पे जब बनाएंगे तो स्फीयर एक सर्कल बनता है, राइट। अब इसमें तीन केस ले रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के बाहर निकालनी है, इस स्फीयर की सरफेस पे निकालनी है, और इस स्फीयर के अंदर निकालनी है। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो गॉस लॉ को ध्यान रखते हुए अपन 3 पोजीशन समझते हैं। हमेशा जो डिस्टेंसेस है वो स्फीयर के सेंटर से मापी जाएगी, पहली बात ये आप ध्यान रखना। तो जो 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट स्फीयर के अंदर होगा, एक स्फीयर की सरफेस पे होगा और एक स्फीयर से बाहर अपन लेंगे। ऑलराइट, तो अपने पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब अपन को मेनली एक चीज समझनी है कि हम इन तीनों ही पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना चाहते हैं। अब आप सोचो, अगर आप एक स्फीयर को बहुत दूर से देखो, इनफाइनाइटली डिस्टेंस से देखो, तो वो स्फीयर आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई पड़ेगा, राइट। तो इसमें से जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी ऐसी बाहर निकल रही होंगी, राइट। तो बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब अपन को समझना है कि पॉइंट चार्ज के साथ क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो दूरी के साथ वेरी करती थी, E बराबर KQ/R² फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो इसी तरीके से स्फीयर के लिए भी आप सोच सकते हो, अगर बहुत दूर से देख रहे हो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो अपन लिख सकते हैं किसी भी R दूरी पे स्फीयर के बाहर जो फील्ड होगी वो R के प्रोपोर्शनल होगी और कांस्टेंट भी होगी। R अगर फिक्स है तो E की वैल्यू तो फिक्स होगी, डायरेक्शन भले अलग अलग हो। जैसे अगर मैंने सोचा यहाँ पे एक पॉइंट, तो यहाँ पे फील्ड ऐसी होगी, यहाँ पे सोचेंगे तो ऐसी होगी, यहाँ पे सोचेंगे तो ऐसी होगी। इन तीनों पॉइंट्स की दूरी अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात का अपन फायदा उठाएंगे, जो इंटीग्रेशन है वो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे कांस्टेंट है, तो हम एक स्फीयर मानेंगे, गॉसियन सरफेस के फॉर्म में एक स्फीयर मान लेंगे। उस स्फीयर पे हर पॉइंट पे फील्ड कांस्टेंट है, राइट। अब अपन समझते हैं, सबसे पहला केस ई आउट का मैं लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसे करके गॉसियन स्फीयर समझता हूं इसके बाहर, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे, इस गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकली सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे जब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मैं मानूंगा ऐसे गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बाहर निकल रही होगी और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर निकल रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे हर पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे आप एरिया ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर भी ऐसा जाएगा, राइट। तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा और R दूरी पे फील्ड कुछ कांस्टेंट है, तो उस फील्ड को मैं कांस्टेंट की जगह E लिख सकता हूँ। E आउट लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हम आउटर पॉइंट पे सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो E आउटर इनटू ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है x दूरी पे, राइट, मैंने सेंटर से x दूरी पे लिया है। तो गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, तो स्फीयर का जो एरिया आएगा, इंटीग्रेशन आप करोगे सारे छोटे छोटे एरियाज का, तो स्फीयर का एरिया आएगा। स्फीयर का एरिया होता है कितना भाई, 4πr², तो 4πx² में लिख लिया। एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सपोज इस स्फीयर पे जो हमने चार्ज बांट रखा है वो कुछ Q चार्ज है, राइट। तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो हमारी गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस में तो सारा का सारा चार्ज फंसा है अंदर ही, राइट। ये जो पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर उस गॉसियन सरफेस को अंदर है, तो पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर एनक्लोज है, तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं E आउट लिखूं यहां से, तो E आउट हमको मिलेगा Q अपॉन 4πε0 R², R की जगह x डालना है, x², तो हमको मिलेगा KQ/x²। देखो अभी जो मैं बोला था, अगर हम इनफाइनाइट दूरी से एक स्फीयर को देखें तो पॉइंट की तरह नजर आएगा, पॉइंट चार्ज तरह बिहेव भी करेगा, वो चीज देखो यहाँ प्रूव हो रही है। तो अपन को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर इज KQ/x²। ये अगले केस में वैलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी वैलिड रहेगा ये वाला, राइट। ओके, अब अपन चलते हैं सरफेस पे। जब आप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आप एक गॉसियन सरफेस लो जो कि स्फीयर को अंदर ही अंदर बंद कर रहा है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे भी सेम फंडा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो अगर ये स्फीयर जस्ट बंद हो गया है तो E सरफेस अपन लिख सकते हैं, कांस्टेंट होगा E सरफेस की जगह ESUR इनटू, अब वो एरिया जो होगा वो आपको स्फीयर का ही लेना है। जो ये स्फीयर है इसको अपन ने जस्ट एनक्लोज, जस्ट छूते हुए एक एरिया लिया है, तो स्फीयर ही लिया अपन ने, तो उसका जो रेडियस है वो x बराबर r हो जाएगा अब की बार, है ना। तो उसका एरिया होगा 4π, x की जगह मैं r डाल रहा हूं तो r² हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो पूरा पूरा Q फंसा है, तो आप लिखोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो E ऑफ सरफेस आपको मिल जाएगी Q अपॉन 4πε0 r², तो इसको वापस से आप लिख सकते हो KQ/r², कैपिटल R²। तो अपन को ये ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस लेंगे, अगेन एक स्फीयर। अब ये जो अपन गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई चार्ज फंसा है, तो आप देख सकते हो कोई चार्ज नहीं फंसा है। तो अगर चार्ज एनक्लोज 0 है तो अपन बोलेंगे नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ E इनसाइड इनटू ये जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे, ये वाली अंदर वाली, इसकी रेडियस तो कुछ x है, तो इसका एरिया आप लिखोगे 4πx², ठीक है। ये हो गया अपना फ्लक्स एनक्लोज। दिस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज 0, और एप्सिलॉन नॉट तो कुछ कर नहीं पाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो 0 बन जाएगा। तो आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि E इंटू 4πx² मिलके 0 हो रहा है।
अब हमको पता है 4π(x²) तो जीरो हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मरना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी। तो यहां से अपन समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों के ही केस में E इनसाइड बिकम्स जीरो। तो यही एक डिफरेंशिएटिंग मोमेंट है, मतलब ये जो रिजल्ट है ना अंदर वाला, ये अपने अगले केस में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चेंज हो जाता है। बाकी की जो दो रिजल्ट्स है ना, ये दोनों के दोनों एज इट इज आएंगे अपने अगले केस में भी, राइट। तो अपन को ये ध्यान रखना है, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड हो, कंडक्टिंग हॉलो हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, इन तीनों में ही चार्ज सरफेस पे रहता है। और इसके लिए अपन लिखते हैं स्फीयर के बाहर फील्ड KQ/x², x सेंटर से दूरी है, ध्यान रखना। सरफेस पे KQ/R², क्योंकि सरफेस का जो रेडियस होगा आपको वही लेना है। और अंदर फील्ड जीरो हो जाती है। अंदर फील्ड जीरो होने का रीजन है अंदर कोई चार्ज फंसा नहीं है, ये अपना गॉस लॉ बताता है, राइट। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वेरिएशन का, वो कैसे बनेगा वो फटाफट से अपन समझते हैं। ऑलराइट, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन को दो तीन बातें ये सीखने को मिलती है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होती है, राइट, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में भी अंदर फील्ड जीरो होती है। फील्ड कब तक जीरो रहेगी? सरफेस तक पहुंचते पहुंचते फील्ड जीरो रहेगी, क्योंकि स्फीयर के अंदर कहीं पे भी चार्ज तो है ही नहीं। जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचोगे तब तक फील्ड जीरो रहने वाली है। जैसे ही आप सरफेस से पहुंचोगे फील्ड खटैक्स हो जाएगी KQ/R²। इसके अलावा जैसे जैसे आप सरफेस से और दूर चले आओगे, मतलब सेंटर से दूरी x हो जाएगी, जैसे जैसे आपका x बड़ा होता जाएगा तो फील्ड की वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा फील्ड की वैल्यू ड्रॉप होने लगेगी, और जैसे जैसे x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो फील्ड की वैल्यू जीरो को टेंड करने लगेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा अपन को समझना है। तो अपन को ये देखने मिल रहा है कि x बराबर 0 से लेके x बराबर r तक फील्ड जीरो है, तो ओरिजिन से r तक एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद फील्ड खटैक्स से जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे तो फील्ड की वैल्यू खटैक्स से सरफेस पे कितनी हो जाएगी? KQ/R²। तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगी KQ/R²। ये वाला पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो जीरो होगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो KQ/R² हो जाएगी। ऑलराइट, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा KQ/R² हो जाएगी। अब अपन देख रहे हैं जैसे जैसे R बढ़ेगा, मतलब सरफेस से आप दूर जाओगे, x की वैल्यू R से बड़ी हो जाएगी तो फील्ड गिरने लग जाएगी। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो अपन को कर्व सा गिरता है, तो ऐसा गिरता हुआ जाता है। तो कुछ इस तरीके से अपन को ग्राफ मिलता है। इसमें अपन को ध्यान देने वाली चीजें दो तीन है। सबसे पहले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो वो सीधा सीधा बनता है। खटैक्स से जैसी सरफेस पे पहुंचते हो तो वहां पे फील्ड हो जाती है KQ/R², जो कि स्फीयर का रेडियस है। और जैसे से आप बाहर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा फील्ड वैसे वैसे गिरती है। अच्छा, ये एक एसिम्प्टोटिक कर्व होता है, तो ये चीज अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस टाइप का ग्राफ इसमें बनता है। चलो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि एक स्पेशल केस की तरह अपन स्टडी करेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो होता है वो यार यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, मतलब उसके पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है वो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये चीज अपन को समझनी है। तो इसके लिए मैंने क्या एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दी, कुछ रो, दैट इज चार्ज अपॉन 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब फिर से वही काम करना है अपन को, एक बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक सरफेस पे एक अंदर, राइट। तो अपन बोल सकते हैं ई आउट जो होने वाला है वो क्या होगा? वही KQ/, तो ई आउट जो होगा वो KQ/x² ही होगा। अगेन क्यों? क्योंकि आप फिर से वही गॉसियन सरफेस लोगे और उसमें जो चार्ज एनक्लोज होगा वो Q ही होगा। तो आप लिखोगे E × 4πx², दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन ε0, जो कि अपना Q ही है, राइट। तो Q/x²। तो इस तरीके से फील्ड सेम सेम आएगी जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था। इसी तरीके से आप सरफेस पे आओगे तो सरफेस पे भी सेम कहानी है। सरफेस पे भी आओगे चार्ज एनक्लोज आपको Q ही मिलेगा, बस x की जगह बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा KQ/R²। अब मुद्दा आता है अंदर का। तो अंदर का थोड़ा झोल है, वो अपन समझते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब अगर अंदर की फील्ड की बात करूं तो मेन मुद्दा ये है कि यार अंदर अब अपन को एक सरफेस लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस तरीके से गॉसियन सरफेस अंदर ले लूं जिसकी रेडियस x है, तो अपन को ये समझना है कि इस x रेडियस में कितना चार्ज फंसा है, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज गॉस लॉ के हिसाब से, राइट। अब इसको आप समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि ये जो मैंने अंदर का स्फीयर बना रखा है, इसको आप ऐसा सोचो, बड़ा स्फीयर तो है ही बाहर का जिसकी रेडियस R है, ठीक है। अब जो बाहर का स्फीयर है और ये जो अंदर का स्फीयर है, इनको आप दो सेपरेट स्फीयर समझो। ऐसा समझो, एक बड़ा स्फीयर है, राइट, उसके अंदर हॉलो है, ये पार्ट हॉलो है, यहाँ पूरा का पूरा मटेरियल भरा है, जो भी मीट ऑफ द मटेरियल है, जो मीट ऑफ द स्फीयर है वो पूरा यहाँ भरा है, प्लस एक छोटा स्फीयर जो कि ये जो सॉलिड वाला है जिसका रेडियस अपन ने x माना अंदर वाला। ऐसे दो पार्ट्स में आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जो रिजल्ट हमने लास्ट में निकाल के लाए, लास्ट वाले में हमने देखा
किसी भी हॉलो शेल के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड 0 होती है। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं ना, ये जो वाला पार्ट है, ये जो फर्स्ट स्फीयर है, खोखला स्फीयर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट स्फीयर के अंदर आ रहा है। जो ये वाला पॉइंट होगा वो स्फीयर के अंदर आ रहा है, तो बाहर वाले हॉलो पार्ट की वजह से अंदर फील्ड 0 होगी। और ये जो पॉइंट है ये अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पे आ रहा है, तो अंदर वाली स्फीयर के अगर सरफेस पे आ रहा है तो वहां पे फील्ड वही होगी जो एक स्फीयर की सरफेस पे होती है, बस इसका रेडियस हमको ये एक्स लेके बात करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, इस बड़े स्फीयर को दो पार्ट्स में सोचा, एक बड़ा हॉलो स्फीयर और एक छोटा स्फीयर जिसके सरफेस पे हमको निकालना, मतलब ये जो पॉइंट है ये छोटे स्फीयर की सरफेस पे है और बड़े वाले हॉलो स्फीयर के, जैसे ये जो हॉलो स्फीयर है यहाँ मीट भरा है, इसके अंदर आता है वो। तो अंदर तो फील्ड 0 होती है क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से अंदर चार्ज फंसा नहीं है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, अंदरूनी पॉइंट पे जो फील्ड निकल के आने वाली है उसको लिख सकते हैं E इनसाइड इनटू 4 पाई x स्क्वायर दिस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुद्दा है कि ये चार्ज एनक्लोज कैसे निकाला जाए। तो हमारे पास डेंसिटी है, अगर मुझे डेंसिटी पता और ये वॉल्यूम से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भरा हुआ चार्ज मुझे मिल जाएगा, राइट। तो अंदर भरा हुआ जो चार्ज है वो कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकालने का जुगाड़ है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं लिख दे रहा हूँ डेंसिटी है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इनटू अंदर का वॉल्यूम कितना है भैया, अंदर जो स्फीयर है छोटा वाला उसका वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे 4/3 पाई एक्स क्यूब, राइट। तो ये देखो 4/3 पाई कटेगा, तो जो Q एनक्लोज अपना आने वाला है वो आ जाएगा QX क्यूब अपॉन आर क्यूब, राइट। तो जो चार्ज एनक्लोज है वो आ गया QX क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू को लेके आप ऊपर रख दो, इस जगह पे रख दो, तो आपको जो E इनसाइड मिलेगा वो मिलेगा QX क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये जो 4 पाई एक्स स्क्वायर है उसको डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूं मैं, तो नीचे आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे 2x से 1x यहाँ पे बचेगा, ऊपर 2x कट जाएगा, ऊपर 1x बचेगा। और अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट भी लिखना है, एप्सिलॉन नॉट भूल गया लिखना, सॉरी, तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना k बन जाएगा, राइट। तो अपन लिख सकते हैं E इनसाइड कितना आएगा, KQX अपॉन आर क्यूब। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर जो फील्ड है वो अपन को ध्यान रखनी है, ये आती है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना, बहुत काम की चीज है। इसमें आप देखोगे ये एक्स ही वेरिएबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है एक्चुअली अंदर स्फीयर के। तो यहाँ पे जहां अपन ने लास्ट टाइम सीखे कि अंदर फील्ड 0 होती है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड 0 नहीं होती है, जबकि वो एक्स के साथ उल्टा बढ़ती जाती है। सेंटर पे एक्स 0 है तो फील्ड 0 मिलेगा, जैसे जैसे आप बाहर आओगे एक्स बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगी और आके सरफेस पे फील्ड मैक्सिमाइज होगी और बाद में फिर गिरने लग जाएगी, राइट। तो ये अपन ने यहाँ पे सीखा, ठीक है। इसको लिखने का एक फॉर्मेट और है, वो भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। एक फॉर्मेट और क्या है समझो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, देखो ऐसा कुछ मिलेगा। E इनसाइड को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको रहने दो एप्सिलॉन नॉट को, और 3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया यार, ऊपर 3 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। पर मजेदार बात ये है कि जो 4/3 पाई आर क्यूब है ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और चार्ज अपॉन वॉल्यूम का अपन ने ऑलरेडी डेंसिटी बोल रखा है। तो इसी एक्सप्रेशन का जो KQX अपॉन आर क्यूब है, इसको लिखने का एक और फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, दैट इज रो अच्छा x आएगा, QX है ना यहाँ पे, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को एक चीज याद रखनी है कि किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड KQX अपॉन आर क्यूब होती है। इसी को लिखने का एक तरीका है रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो x है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था तो वापस से लिख दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका ग्राफ भी एनालाइज कर लेते हैं, ग्राफ एग्जैक्टली बनता कैसे और उसको याद भी रखना है। ऑलराइट, तो अगर अपन ध्यान से सोचें तो हमको एक चीज देखने मिल रही है कि बाहर तो फील्ड वैसी है पहले की तरह, सरफेस पे भी वैसी है, मतलब जो बाहर वाला एसिम्प्टोटिक पार्ट है वो तो वैसे ही बनने वाला है, लेकिन अंदर जो फील्ड आएगी वो आएगी KQX अपॉन आर क्यूब। मतलब आप देखोगे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये कुछ y बराबर mx टाइप की लाइन है। तो y बराबर mx टाइप की लाइन का C0 होता है, तो वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो हम बोलेंगे इस केस में जो लाइन बनेगी सेंटर से ऐसे बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और बढ़ते बढ़ते इसकी जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी KQ अपॉन आर स्क्वायर तक, राइट। ये बढ़ेगी तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा KQ अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा x बराबर R पे, राइट।
अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे आप देखोगे सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आके ये हो गया, राइट। एक्स को जब आप आर डालोगे, आर से एक आर कट के आर स्क्वायर बचेगा। ये तो अपन पहुंच गए यहाँ तक। अब सरफेस के बाहर वापस से एसिम्प्टोटिक कर्व बनेगा जैसे हमने सीखा था। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि यार ये ध्यान रखना आप हमेशा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसके अंदर, उसमें फील्ड बढ़ती है जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ आते हो। मैक्सिमम होती है सरफेस पे और फिर गिरने लग जाती है। तो कोई अगर आपसे पूछे एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसमें मैक्सिमम फील्ड कहाँ होगी, तो मैक्सिमम फील्ड आपकी सरफेस पे मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सरफेस पे मैक्सिमम होगी। तो इसके ऊपर और सवाल मैं वीडियोस के फॉर्म में और लाऊंगा, जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल अपन देखेंगे। मेंस और एडवांस और नीट में भी कई बार बहुत बढ़िया सवाल इस पे बन जाते हैं सिंपल से। तो उसको करना अपन सीखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।